डिटेल्स पर ध्यान देती हूँ और एक्यूरेसी मेरी प्रायोरिटी रहेगी। रोहन हल्के से मुस्कुरा देता है। वह समझ जाता है कि आध्या में सीखने की चाहत है और वह मेहनती भी है। आपके जवाबों से लगता है कि आप सीखने के लिए तैयार हैं और हमें ऐसे ही लोग चाहिए। तो मिसेज आध्या, आपको फाइनेंस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाता है, वो हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है। तो आध्या के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन हाँ, कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी बातों पर अड़ी रहे, क्योंकि इस कंपनी में मेहनत करने वालों को ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आपकी एक लापरवाही आपको इस कंपनी से बाहर भी कर सकती है। वो गंभीर होकर कहता है, आप चिंता मत कीजिए सर, मैं आपको आपके फैसले पर पछताने का मौका नहीं दूंगी। वो मुस्कुराकर कहती है और उठ खड़ी होती है। आप कल से ज्वाइन कर सकती है, रोहन कहता है। तो आध्या हाँ में सर हिला वहां से उठ जाती है। उसे उठते देख अद्वैत अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। आध्या उसके केबिन में आती है। हो गया इंटरव्यू? अद्वैत किसी फाइल के पन्ने पलटते हुए कहता है। तो आध्या खुशी से कहती है, जी। और आपको पता है, मुझे फाइनेंस असिस्टेंट की पोस्ट मिली है। अच्छी बात है। अब क्योंकि तुम्हारा इंटरव्यू हो चुका है तो तुम घर जा सकती हो। वैसे भी अपने घर से निकलने के बाद से ही तुम्हारी तबीयत कुछ खास अच्छी नहीं लग रही, वो अपने फाइल में सर घुसाए हुए कहता है। हालांकि आध्या की आवाज में खुशी महसूस कर वो भी मुस्कुरा उठा था। बस आध्या को पता नहीं चलता, मैं अभी घर नहीं जाना चाहती। मैंने प्रिया से मिलने का वादा किया था, इसलिए मैं उससे मिलने जा रही हूँ। आध्या ने बैग उठाते हुए कहा। ठीक है, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, वो तुम्हारे साथ चला जाएगा। अद्वैत ने फाइल पर नजरें टिकाए ही जवाब दिया। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने प्रिया से कह दिया है, वो अपनी स्कूटी से मुझे लेने आती ही होंगी। आध्या ने हल्की मुस्कान के साथ मना कर दिया। अद्वैत ने आखिर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की झुंझलाहट थी, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने सिर्फ इतना कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, बस आराम से जाना। उसकी बात सुन आध्या हाँ में सर हिलाकर वहां से चली जाती है। अद्वैत उसके बारे में ही सोचने लगता है। उसे बार बार वही समय याद आ रहा था जब आध्या ने घबराकर उसे गले लगाया था। उसकी वो घबराहट वाली आवाज और कांपता बदन अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी। वो इस बारे में आदर्श से बात करने का सोच दोबारा काम में लग जाता है। आध्या ऑफिस से बाहर आती है तो प्रिया अपनी स्कूटी से टिककर वहां के गार्ड से बातें कर रही थी। अच्छा भैया, आपकी सैलरी कितनी होगी? वो पूछती है तो आध्या उसे घूर कर देखने लगती है। ओ पागल लड़की, ऐसे किसी की सैलरी नहीं पूछी जाती। तू मुझे यहाँ लेने आई है या इनसे बातें करने? आध्या अपने दोनों हाथ कमर पर रख उसे घूर कर कहती है, अरे यार, खुद तो देर से आती है और आकर मुझे ही सुना रही है। मैं तो कब से तेरा इंतजार ही कर रही थी, लेकिन तू आई नहीं तो सोचा गार्ड भैया से थोड़ी बातें ही कर लूं। प्रिया मुंह बनाते हुए कहती है, अग तेरा ड्रामा हो गया हो तो चले यहाँ से। वो कहती है तो प्रिया बच्चों जैसा मुंह बनाकर हाँ में सर हिला देती है। कहाँ चलना है? प्रिया पूछती है। कैफे, जहाँ हम हमेशा जाते हैं। आध्या हेलमेट लगाते हुए कहती है और फिर दोनों ही वहां से निकल जाती है।
कुछ समय बाद दोनों कैफे पहुंचती है और अपना ऑर्डर देकर सबसे कोने वाले सीट पर बैठ जाती है। कुछ पता चला? आध्या सीरियस होकर कहती है, कुछ नहीं। बहुत कुछ पता चला है। प्रिया अपनी आंखें बड़ी कर कहती है और आगे बोलना शुरू करती है, तुम्हें पता है, इस आयशा ने कभी सर से प्यार किया ही नहीं था। वो उनकी जिंदगी में आई ही बदला लेने थी और ये बात उसने खुद अपने मुंह से कहा है। उसने अपने मुंह से कहा मतलब? तुम्हें कैसे पता? आध्या कंफ्यूजन में कहती है, आदर्श भाई ने बताया। उन्होंने सुना था जब आयशा अपनी किसी दोस्त से बात कर रही थी, पर उन्होंने उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस समय वो बस सर के क्लासमेट थे और कुछ नहीं। प्रिया कहती है, भाई ने मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं बताया। आध्या कहती है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि आयशा वापस आकर सर की जिंदगी में तूफान मचाएगी, इसलिए उन्होंने उसका जिक्र तक नहीं किया। वो जानते थे कि उसका जिक्र करने से तुम्हें तकलीफ होगी। प्रिया सीरियस होकर कहती है, ये मिस्टर मित्तल से किस बात का बदला लेना चाहती थी और अभी भी चाहती है? आध्या पूछती है, उसका टारगेट तो कभी सर थे ही नहीं आधू। प्रिया कहती है, फिर कौन था उसका टारगेट जिसके लिए उसने मिस्टर मित्तल के भावनाओं के साथ खेला? वो परेशान होकर कहती, मिस्टर राघव मित्तल। प्रिया उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, क्या तुम्हें पता तो है न तुम क्या कह रही हो? भला पापा जी का और उस आयशा का क्या कनेक्शन हो सकता है जो वो मिस्टर मित्तल का सहारा ले पापा जी को बर्बाद करना चाहे? आध्या हैरानी से कहती है। वो इस बात को सुन पूरी चौंक गई थी क्योंकि ये उसकी अपेक्षाओं से परे था। यही सच है आधू, आयशा की दुश्मनी सर से नहीं उनके पिता से थी, और तुम तो जानती हो ना, अगर हमें किसी इंसान से बदला लेना हो तो वो अपनी बात अधूरी छोड़ देती है, तो हम उस इंसान की सबसे कमजोर नस दबाते हैं। आध्या उसकी बात को पूरा करते हुए कहती है, एग्जैक्टली, और किसी भी इंसान की सबसे कमजोर नस उसके बच्चे होते हैं। इसलिए आयशा ने अद्वैत सर को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वो जानती थी कि सर के टूटने से सबसे ज्यादा तकलीफ राघव अंकल को होगी, और हुआ भी वैसा ही, और यही देख उसे सुकून मिल रहा था। वो इनकी जिंदगी से चली गई क्योंकि वो जानती थी कि इतनी बुरी तरीके से भरोसा टूटने के बाद सर न तो किसी से प्यार कर पाएंगे और ना ही किसी पर भरोसा कर पाएंगे। वो जब जब आगे बढ़ना चाहेंगे उन्हें आयशा याद आएगी और वो खुद की तकलीफ पहुंचाएंगे, जिससे तकलीफ उनके पेरेंट्स को होगी। प्रिया अपनी बात कहने के बाद आध्या के तरफ देखती है जिसकी आंखें हल्की नम हो चुकी है। प्रिया अपनी बात कहने के बाद आध्या के तरफ देखती है जिसकी आंखें हल्की नम हो चुकी है, मतलब वो इतने सालों बाद इसलिए आई है क्योंकि आध्या बोलने की कोशिश करती है मगर मानो उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए हो। हाँ आधू, वो इतने सालों बाद फिर से उन्हें बर्बाद करने आई है क्योंकि उसे पता चल गया है कि तुम सर से प्यार करती हो और कहीं ना कहीं सर भी तुमसे प्यार करते हैं, और वो यही नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि सर आगे बढ़े, वो नहीं चाहती कि सर मुस्कुराए, वो नहीं चाहती कि राघव अंकल का परिवार कभी खुश रहे। और क्योंकि सर के आगे बढ़ने, उनके मुस्कुराने की वजह तुम बनती जा रही हो, इसलिए अब वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। प्रिया उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहती है, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है तो पहुंचाए, पर मैं उसे मिस्टर मित्तल या
उनकी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी, वो हल्के गुस्से में कहती है। पर उसकी दुश्मनी क्या है पापा जी से? आध्या अपनी आंखों के किनारे साफ करते हुए कहती है। मैंने कोशिश की पर इस बारे में पता नहीं लगा पाई। मैंने अपने कॉलेज से ही छानबीन शुरू की थी जिसमें मुझे इतना ही पता चला, बाकी उसे राघव अंकल से क्या दुश्मनी थी इसका जवाब तुम्हें तुम्हारे घर ही मिलेगा। प्रिया अफसोस से कहती है। कोई बात नहीं, तुमने मेरे कहने पर इतना पता लगाया, मेरे लिए इतना ही काफी है। आध्या उसके हाथ पर हाथ रख कहती है और वहां से जाने के लिए उठ खड़ी होती है। वेट, मैं भले ही उनकी दुश्मनी का पता नहीं लगा पाई पर मेरे पास उसकी डिटेल्स है। वो पहले कहाँ रहती थी, अब कहाँ रहती है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, सब कुछ। ये लो, हो सकता है ये आगे तुम्हारे काम आए। प्रिया उसे एक फाइल पकड़ाते हुए कहती है तो आध्या वो फाइल लेकर वहां से चली जाती है। हे भगवान, मेरी दोस्त की रक्षा करना। पूरे 5 साल के इंतजार के बाद उसे उसका प्यार मिला है। उन दोनों को अलग मत होने देना भगवान। वो अपने हाथ जोड़ ऊपर के तरफ देखते हुए कहती है और फिर वो भी वहां से निकल जाती है। शाम के समय आध्या अपने कमरे से बाहर निकल नीचे आती है तो सोफे पर बैठी आराधना जी उससे पूछती है। अरे बेटा, तुम कब आई? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। बस सासू माँ 1 घंटे पहले आई थी मैं, वो मुस्कुराते हुए कहती है। अच्छा, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया? वो पूछती है। बहुत अच्छा गया सासू माँ, मुझे फाइनेंस असिस्टेंट की जॉब मिल गई है और कल से मैं भी ऑफिस जाऊंगी और ये मेरे लिए पहला कदम होगा इंडिपेंडेंट बनने का। वो खुशी से चहकते हुए कहती है तो आराधना जी उसकी खुशी देख मुस्कुरा देती है। हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती हो, वो कहती है तो आध्या उन्हें देखने लगती है। मेरे हंसने मुस्कुराने का कारण तो आप है सासू माँ। मेरी पहली सैलरी आएगी न तो हम दोनों पार्टी करने चलेंगे। वो उनके बगल में बैठते हुए कहती है। बिल्कुल चलेंगे, आराधना जी हंसते हुए कहती है। वैसे सासू माँ मेरा कपकेक कहाँ है? पूरे 5 घंटे दूर रही हूँ मैं उससे, पव का मुझसे मुंह फूला कर बैठा होगा। आध्या अयान को उनके पास न देख पूछती है। अपने कमरे में सोया हुआ है, जाओ जाकर देख लो, उसे देख तुम्हें भी अच्छा महसूस होगा, वो कहती है तो आध्या हाँ मैं सर हिलाकर तेजी से अयान के कमरे के तरफ बढ़ जाती है। आध्या अयान के कमरे में आती है तो अयान उठा हुआ था और जमीन घर उसके सारे खिलौने बिखरे हुए थे। कपकेक, ये क्या हाल बनाया हुआ है आपने अपने कमरे का? वो अंदर आते हुए पूछती है। मुझे आप 6 बाट नहीं तलनी, आप हमेशा मुझे छोलतल तही न तही चले जाते हो। अयान मुंह फुलाए कहता है। अरे बच्चा, परी को काम था इसलिए वो गई थी, पर देखो अब वो आपके पास आ गई है न। आओ मेरे पास आओ, वो उसके तरफ बढ़ते हुए कहती है। तभी उसका पैर वहां रखे गाड़ी के खिलौने पर पड़ जाता है तो वो लड़खड़ा जाती है। अयान की नजर उस पर जाती है तो वो चिल्लाता है। मम्मा, आलाम 6। क्या कहा आपने बेटा? आध्या चौंकते हुए कहती है। उसके कदम ठिठक गए थे और वो अपनी आंखों में बहुत सी भावनाएं लेकर उसे देख रही थी। उसने पहली बार अयान के मुंह से अपने लिए मम्मा सुना था और ये शब्द उसे बहुत सुकून दे रहा था। आप तो चोट तो न
ही लदी न पली। वो फिक्र से उसे देखते हुए कहता है तो आध्या अयान के पास आती है और घुटनों के बल बैठ पूछती है, आपने अभी क्या कहा? बेटा, जरा फिर से कहना। मैंने तुझ दलत तहाँ तया पली, वो मासूमियत से पूछता है। नहीं बच्चे, आपने कुछ गलत नहीं कहा। मैं बस आपके मुंह से दोबारा वो शब्द सुनना चाहती हूँ। बताओ कुछ देर पहले क्या कहा था आपने? वो उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर पूछती है। मम्मा, अयान उसकी बात सुन कहता है। एक बार और बेटा। वो अपनी आंखें बंद कर कहती है तो अयान फिर से कहता है, मम्मा। आध्या अपनी आंखें खोल उसे देखती है और अपने सीने से लगा लेती है। ये पल उसके लिए बहुत खास था। उसने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ अयान के मम्मा कह देने से वो इमोशनल हो जाएगी। वो अब बहुत खुश थी और सुबह जो हुआ उसे भूल चुकी थी। मेरा प्यार बच्चा, वो उसे खुद से अलग कर उसके गाल को चूमते हुए कहती है। आज मम्मा आयन के लिए उसका फेवरेट केक बनाएगी। खाओगे ना? वो उसे देख पूछती है तो वो खुश होकर हाँ में सर हिला देता है। आप बहुत अच्छी हो पली, वो कहता है तो आध्या न में सर हिलाते हुए कहती है, परी नहीं बेटा। आज से आप मुझे मम्मा ही बुलाओगे, ठीक है? ओते मम्मा, अयान कहता है तो आध्या उसे गोद में उठाती है और बाहर आ जाती है। आप मम्मा की हेल्प करोगे केक बनाने में? वो चलते हुए उससे पूछती है। बिल्कुल तनूंगा। फिर हम जल्दी तेत बना लेंगे, है न? वो मासूमियत से पूछता है तो आध्या मुस्कुराते हुए हो में सर हिलाती है और उसके साथ किचन में चली आती है जहां आराधना जी पहले से ही थी। आध्या बेटा, तुम अयान को किचन में क्यों लाई हो? वो पूछती है। क्योंकि आज हम दोनों मिलकर कपकेक का फेवरेट चॉकलेट केक बनाने वाले हैं, है न? कपकेक, वो मुस्कुराते हुए अयान के तरफ देख कहती है। तो अयान खुशी से चहकते हुए कहता है, ये मम्मा। आध्या, इसने तुम्हें मम्मा कहा? आराधना जी हल्की हैरानी से कहती है तो आध्या जल्दी मैं हाँ में सर हिला देती है। हाँ सासू माँ, इसने मुझे पहली बार माँ कहा और मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो चहकते हुए कहती है। इसलिए तुम केक बनाने की बात कर रही थी? वो पूछती है। तो आध्या कहती है, जी। अब अपने प्यारे बेटे के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। आपका काम हो गया। मैं कुछ मदद कर दूं आपकी? नहीं बेटा, सर्वेंट्स ने सारे काम कर दिए हैं। बस रोटियां बनानी थी जो मैंने बना लिया है, इसलिए तुम आराम से अपना काम करो। वो उसके गाल छूकर कहती है और वहां से बाहर चली जाती है तो आध्या अयान को स्लैब पर बैठाती है और केक बनाने का सामान जमा करने लगती है। अद्वैत घर आता है तो उसे चॉकलेट की खुशबू आने लगती है। आज कुछ खास है क्या? ये चॉकलेट की स्मेल क्यों आ रही है? वो डाइनिंग टेबल पर खाना रख रही आराधना जी से कहता है। आज हमारे अयान ने आध्या को मम्मा कहा है। बस उसी खुशी में वो उसके लिए केक बना रही है और उसमें अयान भी उसकी मदद कर रहा है। आराधना जी हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है, सच्ची क्या? फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं उन्हें देख कर आता हूँ।